अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। मौजूदा और साबिक वजीर दाखिला नवाज शरीफ की वापसी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। अगर गिरफ्तारी बनती हुई तो गिरफ्तारी भी होगी। राना सनाउल्लाह धमकी पर उतर आए, कहा पहले शेख रशीद का हाल देख लें। जवाबन सरफराज बुगटी अपने बयान की वजाहत देने पर आ गए, आखिर क्यों? उधर इसाक डार को नैब की जानिब से नोटिस मौसूल हुआ। अली मोहम्मद खान टीवी पर नजर आए। मामलात इस वक्त समझ से बालातर हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर भी शामिल होगी और नवाज शरीफ का पूरा प्लान हमारे पास मौजूद है, आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे इलेक्शन के ऐलान के बाद होने वाले सोगवार माहौल की। तारीख का ऐलान होने के बाद जो जमातें इलेक्शन की मुंतजिर थी, उनकी जानिब से न हल्ला गुल्ला हुआ, न शोर शराबा हुआ, और जो कुछ होगा वो जाहिर है मियां साहब की एंट्री के बाद होगा। जो भी होगा मियां साहब को देखकर डिजाइन किया जाएगा। शायद ये तासुर मौजूद हो कि मियां साहब का इरादा अब बदल भी सकता है। अली मोहम्मद खान ने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की, इसका मकसद क्या है? ये पैगाम कहां से आया है? इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद सियासी जमातें नैब के केसेस भुगतेंगी या इलेक्शन कैंपेन चलाएंगी? क्या ये प्री पोल रिगिंग शुमार नहीं होगी? और आखिर में बात करेंगे इंजेक्शन से पंजाब भर में दर्जनों अफराद की बिनाई मुतासिर होने से मुतालिक। अभी तक 77 अफराद की बिनाई मुतासिर हो चुकी है और हुकूमत कहती है कि इलाज मुफ्त करेंगे, लेकिन क्या इससे बिनाई वापस आ जाएगी? लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। तो शाम साहब, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट तो ये है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला मुंतकिल किया जा रहा है, उनको लेके जाया जा रहा है, रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये बयान देने पर वो हुकूमत वजाहत दे रही है जिसको इलेक्शन कमीशन खत लिख चुका था कि आप शायद बहुत ज्यादा पॉजिटिव चल रहे हैं नून लीग के लिए। उसका लुबे लुबाब ये था। अगर उस हुकूमत को इस तरह धमकी आमेज लहजे में नून लीग बात कर रही है तो किसकी शय पे कर रही है? ये इलेक्शन कमीशन ने जिस अंदाज से बात की थी, मुझे लगा वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी हद तक कि भाई हमारी भी कोई अथॉरिटी है, आप किस तरह इस तरह की बातें कर सकते हैं सोचे समझे बगैर। देखिए, इस बात शुरू करने से पहले वैसे तो हम रोज़ाना ये बात करते हैं डॉक्टर साहब अनवर रज़ा और अपने राज साहब भी, कि हमारे जो मसाइल हैं उस पर हम बात ही नहीं करते। हमारे डॉक्टर साहब अक्सर बात कर रहे होते हैं। दो चीज़ें ने आज मेरा सर घुमा दिया डॉक्टर साहब, कि पाकिस्तान का कराची शहर अब डिक्लेयर हो गया दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में। वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरा ये कि अनवर रज़ा 46 ममालिक हैं एशिया में, हमारा 43 नंबर है। वो कौन से 3 मुल्क हैं जो हमसे पीछे हैं? हाँ। मतलब हालत हमारी वहाँ चली गई है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आने के बाद तो उसने तो कल पहली दफ़ा एक बयान दिया सियासी कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान की अशराफिया इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहती है। ये तो वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल है हम सबको सोचनी है और सबको सोचनी चाहिए। अब आ जाए बुगटी साहब के बयान पे। बुगटी साहब ने दूसरा बयान सॉरी करके वापस भी लिया। उनको भी लगा शायद कुछ डांट पड़ गई कि इन्होंने, लेकिन जो सवाल पूछा गया था उसके जवाब में मैंने भी प्रोग्राम देखा, डॉक्टर साहब सब ने देखा, बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं जी कि लॉ ऑफ द लैंड जो है ना वो आएगा सामने, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको गिरफ्तार करने के लिए। वो एक्स-काउंटर हैं, उन्होंने अपने आप को अथॉरिटीज़ के हवाले करना ही करना है। इसको बिल्कुल पीएमएलएन की लीडरशिप ने किसी और पैराए में लिया। मेरी इत्तलात ये है और मेरी सोच भी ये कहती है सलमा कि इस स्टेज पे वो लगता है जैसे हम रोज कहते हैं, अनवर रज़ा भी कहते हैं कि जी पिच उनके लिए सेट कर दी गई है, पीएमएल ने आना है। तो ये बैड टेस्ट कहा जाता है कि शुमार हुआ। एक बयान किसी और ने पहले दिया था, उसको उन्होंने नोटिस नहीं लिया, इस बयान को नोटिस लिया। और राना सनाउल्लाह देख लें, जावेद लतीफ देख लें, मरियम औरंगजेब देख लें, बहुत लोगों ने इसका बात की। अब बात यह है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जी अगले प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं या पीएमएलएन की गवर्नमेंट आने वाली है, आप ये क्यों काम कर रहे हैं? एक और चीज डॉक्टर साहब जो है ना, आज उन्होंने अपने वी लॉग में जावेद चोई साहब ने ये दावा किया कि जी इमरान रियाज साहब जो छूट के आए ना उनको नवाज शरीफ साहब के कहने पे छोड़ा गया। अब पता नहीं ये किस हद तक सही। असल बात यह है कि जी अब सबको पता चल रहा है कि जी अब नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए अपनी मुश्किलात पैदा होगी। अभी आप देख लें, अंसार अब्बासी ने बड़ी डिटेल स्टोरी अनवर रज़ा की है। वो आमतौर पर नरम गोशा रखता है उनके लिए। उसने कहा कि जी ये जो आप बातें अब कर रहे हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है, वो अपने नैरेटिव से हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ख्वाजा आसिफ को जो आपने खत लिखा था, उन्होंने कहा था कि जी हमें इस वक्त मफामत की तरफ चलना चाहिए, जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन देनी चाहिए। उसके बाद आप बयान देख लें जो आया शाहिद खान अब्बासी का, वो ये कह रहे हैं कि जी मैं नहीं मानता नवाज शरीफ साहब के इस रद्द अमल पे बाजवा वाले बात। वो कहते हैं कि जब बाजवा की बात हुई थी 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, उसके बाद 10-11 साल आपने हुकूमत की 10 माह, तो आप छोड़ जाते, आप क्यों बैठे? तो मेरे ख्याल है इस स्टेज पे बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन है। अब सवाल इस वक्त ये है कि अब क्या
हुक्म मिलता है केयर टेकर्स को, वैसे तो बड़े मैंने देखा है कि हुक्म का भी इंतजार है, लेकिन और आज अफशान साहब, ये भी जो सुनने में आ रहा है। टर्किश टीवी को इंटरव्यू दिया इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बड़ा बैलेंस है उसमें, कहीं भी बात नहीं होती, सवाल नहीं पूछा गया उनसे कि जी किसी एक सियासी अमल से बाहर रखा जाएगा। डॉन ने एडिटोरियल लिखा, कुछ और ने लिखा है कि जी कासिम के अब्बा को बाहर रख के गेम नहीं बनेगी। मेरा ख्याल है सारे लोग इस तरह ही सोच रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और होपफुली पीटीआई को शफाफ भी इलेक्शन इजाजत पे मिलेगी बहुत बड़ा इलेक्शन कराने सवालिया निशान है एहतशाम साहब। अगर एक तरफ नैब केसेस खुल रहे हैं, एक तरफ शफाफ इलेक्शन की बात हो रही है, समझ से बाला तर है, लेकिन जुल्फकार साहब आपके पास आज के दिन के हवाले से बड़ी अहम कुछ खबरें हैं। मुल्की सियासी मंजरनामा बदल रहा है। थोड़ा सा मैं उसमें ऐड कर लूं कि पहले हम देखते थे पीटीआई मंजर से गायब थी, टीवी अपीयरेंस नहीं थी। कल हमने अली मोहम्मद खान को देखा, बात करते हुए देखा। पीटीआई की खवातीन की रिहाई हुई, फिर दोबारा उनकी गिरफ्तारी हुई। मामला चल क्या रहे हैं? मुल्की सियासत में इंडिकेशन क्या है इस वक्त? सलमा, एक तो इत्शाम साहब ने कहा कि कुछ लोगों को समझ आ रही है कि नून लीग की गवर्नमेंट आ रही है। हाँ। मैं उनको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि उनकी गवर्नमेंट तो मौजूद है, उनकी गवर्नमेंट गई कहां थी? उसी के साथ जो तो अपोजिशन खींचातानी लीडर थे चल रही उनकी है। पार्टी में शामिल हो चुके। अच्छा, उनकी तो निगरान गवर्नमेंट के तमाम फील्डिंग, तमाम लोग आज चीमा से लेके तोकीर शाह साहब और फवाद हसन फवाद से लेके शायद तारक तक, सारे के सारे लोग ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, वो तो कहीं गए ही नहीं। और अभी भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अफसरान है, जो फील्डिंग है, जो लोग हैं, जो पोस्टिंग ट्रांसफर है, वो सारी की सारी उनकी मर्जी से ही हो रही है। तो लिहाजा हमें समझ लेना चाहिए कि वो यहाँ मौजूद हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे वजीर दाखिला की स्टेटमेंट की बात हुई, उसको भी आप देख लें कि वजीर दाखिला ने जो बात की और उसके बाद फौरी तौर पे उनको बयान वापस लेना पड़ा। और जो साबिक वजीर दाखिला ने और मरियम साहबा ने जो उनको जवाब दिया, हाँ। वो भी तारीख के अंदर जिंदा रहेगा कि किस अंदाज में जवाब दिया गया। और शेख रशीद साहब का भी उसमें डराया गया, देख ले वो क्या है। दूसरी जो सलमा पीटीआई के हवाले से जो खबर है वो ये है कि अटक में जो लोग कहते थे नेगोशिएशन चल रही है, चीजें चल रही हैं, मैं खैर उसको डील वील की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज बहरहाल तय हो गई है कि पीटीआई को आइंदा लीड कौन करेगा। दो नाम आए थे अटक से, एक अलीमा खान का नाम था, एक अली मोहम्मद खान का नाम था। अच्छा। अलीमा खान के नाम पे इत्तेफाक नहीं हुआ, अली मोहम्मद खान के नाम पे इत्तेफाक हो गया है। वो पार्टी को लीड करेंगे, पीछे उनके साथ एक टीम होगी और अली मोहम्मद खान आपको रोजाना की बुनियाद पर नजर आएंगे, मुफाहमत की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, नेक नेक बातें करेंगे। सारे सियासतदानों को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए, इस तरह की बातें भी वो यकीनी तौर पे करेंगे। ठीक। और आगे चल के हो सकता है नवाज शरीफ साहब जिस तरह पिछले इलेक्शन में उनको बाहर रखा गया था, इसी तरह कासिम के अब्बा को भी बाहर रखा जाए, लेकिन उनकी पार्टी अली मोहम्मद खान की क़यादत में इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा लेगी। अलीमा खान पीछे बैठेंगी, लेकिन फ्रंट के ऊपर अली मोहम्मद खान फ्रंट से लीड करेंगे पार्टी को। बिल्कुल ठीक है, आपकी जो बात है वो मेरे लिए थोड़ी सी समझ से बाहर है। अनवर रजा साहब, अगर अली मोहम्मद खान पार्टी को लीड करेंगे, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी काम आ गई। अवाम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पार्टी तो चलती है खान के नाम पे। फिर दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का आप जिक्र करते थे कि नवाज शरीफ साहब के पीछे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है। अभी ये जो धमकी आमेज लहजे में उनकी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की शय पे कर रहे हैं? देखिए, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की शय पे नहीं कर रहे, ये चूंकि उनके पार्टी के कायद हैं और उन्होंने अब मुल्क में वापस आना है, ये एक मोमेंटम बनाया जा रहा है। तो आप इसको इस तरह भी तो लेके मुमकिन है कि ये अंडरस्टैंडिंग के साथ किया होगा, मैच फिक्स किया हो। देखिए, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई अनहोनी बात नहीं थी। उन्होंने आपकी जो शेख रशीद का हाल देखने की धमकी दे रहे वो, मैं ना बुक करूँ, उन्होंने कोई अनहोनी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जब कोई अल्फाज का चुनाव थोड़ा ठीक है, उन्होंने कहा इस मुल्क के जो कवानीन है उसके मुताबिक हो जाएगा। और दूसरी बात मुझे ये बताएं, सुलंगी साहब में लाइन लेनी चाहिए। इस मुल्क में अगर आपने किसी को अरेस्ट करना हो तो क्या एयरपोर्ट पर जब आते हैं तो हमने माजी में देखा, आराम से आपको फोर्सेज आपको अरेस्ट करते हैं, गाड़ी में बिठाती हैं, दूसरे दरवाजे से ले जाती हैं। इसमें कोई अनहोनी बात तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि इन लोगों ने कहा कि हमारे कायद के बारे में बात की गई। देखिए ना, ये शाह से ज्यादा शाह की वफादारी होती है। ऐसे लोगों ने ही जो अपने लीडर हैं उनके मिजाज को खराब किया हुआ है ताकि वो किसी की बात नहीं सुनते। भाई, जो इस मुल्क के कवानीन है उनके मुताबिक उनको ट्रीट किया जाएगा, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं। और दूसरी बात, इन लोगों ने इसलिए ये स्टेटमेंट दिया। और देखिए, मुझे तो हैरत है बुगटी साहब पर कि उन्होंने अपने बयान को वजाहतें देने शुरू कर दी और बयान भी वापस लिया। ये कौन सा तरीका? आपने कोई ऐसा बयान तो दिया नहीं था। उन्हें भी शायद पता है कि अब आने वाले दिनों में इनकी हुकूमत होगी, इसलिए वो भी बैकफुट पर चले गए। वो भी सेनेटर हैं, उन्होंने आगे भी सर्वाइव करना है। उन्हें भी पता है कि मुल्क की सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में हमने कैसे हालात को लेकर आगे चलना। दूसरी बात देखिए,
जो पीटीआई के चेयरमैन है ना, उनके साथ फैसला साजों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब से नहीं बड़ी देर से हो रहे हैं, ठीक है। बुशरा बीबी की कई सऊदी जो यहाँ पर एम्बेसडर है उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, कोई बात कीजिए, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि आप ज़रा चेयरमैन पीटीआई से पूछ लीजिए, वो अगर एग्री करते हैं तो हम कोई बात भी करते हैं। लेकिन जब देखिए पीटीआई के चेयरमैन खुद ही इस मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते और वो कहते हैं कि मैं फेस करूंगा, और जो हम सब का मुझ समेत, मैं तो इसको एडमिट करता हूँ और टीवी पर बैठ के हम कहते थे कि ये 2 दिन जेल के अंदर नहीं निकाल सकेंगे, उन्हें 2 दिन नहीं, उनका सब्र ने बता दिया कि वो जेल में खासा टाइम निकाल सकते हैं, उन्होंने निकाला भी। अब वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, ये बात ठीक है, उन्हें माइनस करके पार्टी को आगे ले आया जाएगा। लेकिन देखिए पार्टी में बड़ी कदावर शख्सियात भी मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब अगर या अलीमा जगह लेती है तो उनकी जगह नहीं होगी, क्योंकि शाह महमूद साहब कुरैशी साहब भी वहाँ पर मौजूद है। नहीं देखिए ना आप अंडरस्टैंडिंग है ना, कासिम के अब्बा उन पे ट्रस्ट नहीं करते। मैं कहता हूँ उन पे ट्रस्ट नहीं करते तो कासिम के अब्बा किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मेरा सवाल ये है कि धमकी देने की जरूरत क्यों पेश आई? अब धमकी ना भी देते पाकिस्तान आने के बाद होना तो वही था, अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वही, तो धमकी क्यों देनी पड़ गई? देखिए सलमा, हमारी जो सियासी जमातें हैं वो एक शख्सियत के ऊपर मबनी है, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। और जो सियासी जमातें शख्सियात के ऊपर या शख्सियत के ऊपर मबनी होती हैं, उनके फिर जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके जो मेंबरान हैं, वो मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने हर बयान का जवाब देना है, अल्फाजी जंग लड़नी है। देखिए कहा क्या था भुक्ती साहब ने, जो मैं समझा, उन्होंने कहा कि अगर बेल नहीं होती तो फिर गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये तो कानूनी बात है, अगर बेल नहीं होती। आप सोचिए कि अदालत जो है वो उनको आई थिंक नवंबर 2019 में उनको मफरूर करार दे चुकी थी, 20 में फरवरी 2020 में उनको इश्तिहारी मुजरिम करार दे चुकी थी, उससे पहले उनको मफरूर करार दे चुकी थी। तो अब अगर भुक्ती साहब ये कह रहे हैं कि अगर बेल नहीं होती तो उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो इसमें तो कोई लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ वो एक जुमला ऐड करते हैं, वो कहते हैं कि निगरान ये कहते हैं कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, तो उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सुनते वो उन्होंने आपकी बात ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं की। मेरे ख्याल में उन्होंने बात जरा लंबी कर दी है जिसकी वजह से फंस गया। उन्होंने बात की है कानूनी और आगे से जवाब आ रहा है सियासी। और वो सियासी इसलिए आ रहा है कि मरियम औरंगजेब हो या राना सनाउल्लाह साहब हो, ये उस पार्टी के मेंबर हैं जो शख्सियत की बुनियाद पे मबनी है। इन्होंने अपने नंबर बढ़ाने हैं, इन्होंने उनका दिफा करना है, पहली। दूसरी बात, अगर आप नवाज शरीफ साहब की तारीख देख लें तो वो कानून से नहीं लड़ते हैं, उन्होंने हमेशा कानून के सामने सरेंडर किया है, अपनी गिरफ्तारी दी है। तो यहाँ पे जैसे अभी अनवर साहब ने कहा कि वो पार्टी के मेंबर हैं, वो शाह से ज्यादा आगे बढ़ने की वफादारी बने, तो नवाज शरीफ साहब कानून के सामने मेरे ख्याल में सरेंडर करेंगे, वो अपनी गिरफ्तारी देंगे अगर लेने वाले इदारे जो हैं उनके सामने आते हैं। तो यहाँ कानूनी जंग नहीं है, यहाँ तो सियासी जंग, ये सियासत की बात हो रही है। एहतशाम साहब एक बात मुझे बता दें, मैं आपसे एक खबर शेयर करना चाहती हूँ और उस पर चाहती हूँ कि आपका भी तज्जिया इसमें शामिल हो, कि सुनने में ये आ रहा है चौधरी निसार अली खान आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर होगा, गवर्नमेंट जब बनेगी तो सूबे के अंदर बहुत की रोल उनको मिलने वाला है, हो सकता है वजारत आला भी मिल जाए। देखिए सलमा, माजरत के साथ सियासी तौर पे उन्होंने जिस अंदाज से अपने आप को लूफ कर लिया, इतने दूर चले गए, जब बेहतरीन मौका था, कहा जा रहा था कि वो आइडियल मौका था, जब PMLN से उनके इख्तलाफात हुए तो PTI में चले जाते तो आज उनका कद काट बहुत होता। ठीक है, पाकिस्तान के आज भी बड़े अहम रहनुमा है, नीट क्लीन आदमी है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन सियासत बड़ा बेरहम प्रोफेशन है। इतनी देर करने के बाद आप किसी पार्टी से अलग हो जाए, देखिए हो सकता है, लेकिन बात यह कि फिर एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करने में बड़ा वक्त लगता है कि आपको लोगों को घेर घार के लाना पड़ता है उस पॉइंट पे। और फिर ये देखें, उस वक्त की बात है कि जब PMLN के अंदर वो कहा जा रहा है कि 35 बंदे MNA जो है ना वो खड़े थे इनके साथ, चौधरी निसार के साथ, और कहते हैं लगभग 40 से 45 आदमी MPs उनके साथ खड़े थे। अगर वो उस वक्त स्टैंड लेते, साथ चले जाते, फिर नहीं हुए। आपने देखा कि रोजाना की बुनियाद पे ये बात होती है, वो बड़ा मशहूर वाक़या है जिनका बिजली के बारे में बात होती है, सारे लोग वो कहते हैं, अपने ख्वाजा आसिफ साहब का वजीर तो बिजली का था, लेकिन बाकी लोग मुदाखलत करते थे, चीफ मिनिस्टर भी करता था, शहबाज भी करता था, फलाना भी करता था। लेकिन बात यह है कि जब मौके पर बात आई, उन्होंने कहा मैं लोगों को लेके चला गया नाफची के पास, MNAs को जो शिकायत करते थे, कहने उनके पास जाके एक लफ्ज़ किसी ने कहा, सारों ने जबरदस्त तारीफ की नवाज शरीफ साहब की। देखिए मुंह पे कोई नहीं बात करता। अब मसला इस वक्त यह है कि इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल सलमा के
तो इतना ज्यादा कुशन एस्टैब्लिशमेंट के पास मौजूद है कि वो इलेक्शन के Limited options करीब हैं उनके पास। वो कोई ऐसा काम करे। ये बात थोड़ी सी क्रेडिबल लगती है कि बड़े अरसे से लग रहा था कि कासिम के अब्बा को मनाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक। और अगर वो सियासी तौर पे वो जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उनके लिए जरूरी है कि फॉर द टाइम बीइंग बैक सीट पे चले जाएं, बिल्कुल अपनी ठीक पार्टी है। को लोगों आने दें। भाई सियासत में बिल्कुल ठीक, कोई आखिरी दिन कोई नहीं होता, तो मेरा ख्याल है हरफ आखिर कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब, अली मोहम्मद खान का आपने कहा कि उनके नाम पे कंसेंसस हो गया है, लेकिन वही अली मोहम्मद खान कहते हैं कि इलेक्शन के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा? देखिए, उसके लिए काम शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में कुछ लोग आपको रहा होते और गिरफ्तार होते हुए दोबारा नजर आए हैं। कुछ लोग इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रहा भी होंगे, आहिस्ता आहिस्ता फजा भी बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को माफी भी मिल जाएगी, और फिर इलेक्शन के करीब जाके जो जख्म होते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी मरहम अगर लगाते हैं तो वो मुंतबिल हो जाते हैं। तो इलेक्शन के दिनों में सारे लोग इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे। जिस तरह आज अली मोहम्मद खान साहब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बाकी सारे लोग भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर देना चाह रहा हूं आपको जी जी कि देखें, नवाज शरीफ साहब के वापसी के हवाले से बहुत सारी बातें हुई। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना मफामाना तजिया पेश किया और उनको राय दी कि देखें, हमें माशी जो इश्यूज हैं उनको सामने रखना चाहिए। जो हमारे खुशहाली का दौर था उसको उसकी बेस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी का एहतसाब करने या उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बात नहीं करनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब ने पहली बात तो यह है कि इस पर इतफाक नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मीटिंग्स के अंदर कई मीटिंग्स हुई घंटों की, जिसमें यह तय हुआ कि मरियम साहबा को नवाज शरीफ साहब साथ रखें, शहबाज शरीफ साहब को सदर के तौर पे साथ रखें, शहबाज शरीफ साहब का मफामती बयानिया साथ रखें। सारी चीज़ों को वीटो करके तय ये हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नाम होगा, नवाज शरीफ साहब की ब्रांडिंग होगी, नवाज शरीफ साहब ही नंबर 1 लीडर के तौर पे आएंगे, बल्कि ब्रांडिंग के दौरान किसी और का ये नाम तो भी नहीं होगा, 100% श्योर है ना कि नवाज शरीफ साहब की ब्रांडिंग है, इसीलिए उनको वोट इसी पे पड़ना है, अदरवाइज तो सियासत ही खत्म होगी। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब, वक्त कम है। ये वाद पार्टी है जो किसी शख्सियत के नाम पे बनी है और उसके लिए पूरी एक जो मीडिया कैंपेन तैयार की गई है। बिल्कुल ठीक है, मीडिया कैंपेन भी उस हिसाब से की जाती है। जुल्फिकार साहब, वक्त बहुत कम है, मैं अनवर साहब का भी कमेंट शामिल करूं। सारी उसमें नवाज शरीफ का अकेले का अनवर साहब, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात होती है, क्या ये सिर्फ पीटीआई का मुतालबा है? क्या ये सिर्फ उनकी जरूरत है? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त नून लीग और पीपी की आपस में नहीं बन रही, तो क्या उनकी जरूरत नहीं है कि एक नेशनल डायलॉग हो, सारी सियासी जमातें मिलकर बैठे अपने स्टेक्स पे बात आप करें? शामिल कर रहे हैं कि जब सारी दुनिया उन्हें कहती थी कि बातचीत करो, कासिम के अब्बा को वो कहते हैं किसी को मुंह नहीं लगाऊंगा, अब वो फंस गए तो अब उनको याद आ रहा है कि वो मुलाकात करनी लेकिन श्याम साहब, उसकी वजह यह है कि देखिए कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपको इस तरह के डायलॉग्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। आप कहते हैं मैंने अपोजिशन को क्रैश करना है, खत्म होते हैं। अच्छा, रही बात अब इस मुल्क की जो सिचुएशन और सूरत है सियासी और माशी, उसमें वाकई ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। ये अब फैसला साजों को भी सोचना चाहिए और हम मीडिया वालों को भी। देखिए, जब आप बैठेंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे, आप सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तो हालात मजीद बिगड़ते चले जाएंगे। आपने अगर हालात को बेहतर करना है और इस इलेक्शन की लेजिटिमेटी बनानी है और आपने ये साबित करना है कि ये साफ शफाफ इंतखाबात है, तो फिर आपको पीटीआई को भी इस इंतखाबात में शामिल करना होगा, भले कोई मानिस हो इसमें से। एक बात। दूसरी बात, देखिए, नेशनल डायलॉग इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त आपकी जो सिचुएशन है मुल्क की, उसको देखकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना होगा। देखिए, जो राह मुतय्यन करनी है वो सियासी जमातों ने करनी है। इस मुल्क के निज़ाम को सियासी जमातों ने दुरुस्त करना है। लिहाजा सियासी जमातें जब खुद क्लियर होंगी, उन्हें पता होगा कि हमने, देखिए, हम सियासत तो करते हैं, क्या किसी सियासी जमात ने इस सारे क्राइसिस में कोई माशी एजेंडा दिया है? किसी एक सियासी जमात ने कोई माशी एजेंडा नहीं दिया। अफसोस की बात यह है कि आप सियासत जरूर कीजिए, लेकिन किसी सियासी जमात के पास कोई माशी एजेंडा है इस मुल्क को आगे तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए? नहीं है। लिहाजा इसलिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अब नेशनल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए अगर आप इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। अदरवाइज फिर यूं ही मैं आपको और आप मुझे और सियासी जमात एक दूसरे को जी इल्जामात देते रहेंगे और हालात यूं के यूं होंगे, शायद कुछ भी होगा, शायद हालात मजीद खराब होते डॉक्टर साहब, जैसे भी अनवर साहब ने कहा कि माशी एजेंडा नहीं है, बयान बराए बयान हम देखते हैं, इस पार्टी ने ये कह दिया, इस पॉलिटिशियन ने ये कह दिया, क्या ये सियासत होती है? सियासत है? देखिए, इस वक्त सियासत के हवाले से जो मुझे पार्टीज में नजर आ रहा है,
سیاست تین چیزوں پہ کی جاتی ہے. آپ کے پاس ایک سیاسی بیانیہ ہوتا ہے, آپ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں جس کے زور پہ آپ سیاست کرتے ہیں, یا آپ اپنا فیوچر ویژن بتاتے ہیں. اب آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے, آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے, یا پی ایم ایل این کو دیکھ لیجئے, مجھے تو کہیں بھی نہ تو بیانیہ نظر آتا ہے, نہ کہیں وہ کارکردگی کا اپنا ثبوت دے سکتی ہیں کہ جی ہم نے بڑی اچھی حکومت چلائی تھی. سب لوگ حکومت کر چکے ہیں اس ملک کے اوپر, کوئی سندھ کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے بیٹھا ہوا ہے, بہت سارے وفاق کے اوپر حکومت کر چکے ہیں. تو نہ تو کہیں بیانیہ نظر آ رہا ہے, نہ کہیں کارکردگی دکھائی جا سکتی ہے. اور پھر جو آپ نے بات کی کہ اصل جو ایشو ہے وہ جو ورلڈ بینک نے لبے لباب بتایا وہ دو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 50% خوراک کی شرح میں مہنگائی ہے, اس کا کسی نے ایجنڈا دیا, جیسے ابھی انور صاحب کہہ رہے تھے, کسی کے پاس کوئی حکمت عملی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ 40% پاکستان کی آبادی شرح غربت سے نیچے ہے, اس کو کس طرح دور کرنا ہے, کسی کے پاس کوئی ایجنڈا ہے, کوئی ویژن ہے, کوئی فیوچر کا پلان, کوئی حکمت عملی کسی پارٹی نے بھی بتائی ہے. تو وہ جو آپ پہلی بات کر رہے تھے اس سیگمنٹ سے پہلے کہ سب لوگ سوگوار کیوں ہیں, وہ سیاسی ہلچل نظر نہیں آ رہی, ان کے پاس کچھ بیچنے کے لیے چورن نہیں ہے اس وقت, تو کیا چیز بیچیں گے؟ اب وہ جو بیانیہ زبردستی نواز شریف صاحب نے بنایا ہے کہ وہ 4 جج ہیں اور 2 جرنیل ہیں, اس سے کیا وہ جو خوراک کی شرح ہے 50% کی وہ کم ہو جائے گی؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور وہ اپنے بیانیے پہ فی الحال نظر ثانی کا کہہ تو رہے ہیں, لیکن وہ بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس پہ بات کرتے ہیں, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس سیشن کو کنٹینیو کریں گے کہ الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد بھی ابھی تک سوگ کا ماحول کیوں ہے. ویلکم بیک ناظرین. وہ سیاسی جماعتیں جو مطالبہ کرتی تھی کہ 90 روز میں الیکشن ہو, اور پھر کہا جاتا تھا بے شک 120 روز میں ہو لیکن الیکشن ہو جائیں, لیکن جب الیکشن اناؤنس ہوا اس کے بعد کسی کے چہرے پہ خوشی دکھائی نہیں دی, کوئی جلسہ نہیں ہوا, کوئی سیاسی کیمپین نظر نہیں آ رہی, کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آ رہی. انور رضا صاحب, کس بات کا سوگ ہے, وجہ کیا ہے؟ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کرتے ہیں اس کا پیپلز پارٹی کو غام مسلم لیگ نون کو زیادہ ذرا اسپیس دیا جا رہا ہے, اور دوسری بات ان کو غم ہے کہ پتہ نہیں کس کو اسپیس مل رہی ہے, اور پی ٹی آئی کو غم ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں. ہر کوئی اپنے غم میں مبتلا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ غم ہے کہ وہ کہاں جائیں گے اگر انہیں کوئی حصہ بقدر جسہ نہ ملا تو. اچھا, اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ کل انتخابی فہرستیں جو ہیں وہ آویزہ کی جائیں گی, حلقہ بندیاں 30 نومبر تک آپ نے اس کی بھی ایک تو مکمل ہو جائیں گے, ایک تو وہاں پر جو حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں ہوں گی اس پہ اعتراضات لیے جائیں گے, اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا. پھر ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے, ایون نواز شریف صاحب بھی اس لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, حالانکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ اقتصادی اور اس ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے تھا. اب وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ اس لیے دے رہے ہیں, شاید کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فیصلہ سازوں کے ساتھ منوانی ہے, اس لیے شاید وہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور دوسری بات کہ باقی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو اب بھی یقین نہیں ہے جب تک نواز شریف ملک میں واپس نہیں آ جاتے کہ انتخابات ہوں گے بھی. سب کو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے حالات مزید خراب ہوں, بگڑ جائیں, اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ سسٹم بھی پرولونگ کر سکتا ہے. اور جس طرح مشاہد حسین سید کے بقول کہ ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے, کو بھی ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا تھا ماشاء اللہ تو نہیں کہا تھا, کو کہا تھا, وہ ایک ہی بات ہے. تو اب یہ ابھی بھی غیر یقینی کی صورتحال سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہے, لہٰذا اس وجہ سے وہ نہ تو جلسے جلوس کر رہے ہیں اور نہ ہی اس طرح کیمپین جس طرح کی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو 30 نومبر کے بعد جب آپ کی نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد پھر کیمپین کا سلسلہ شروع ہوگا. پھر آپ کو اگر نواز شریف 21 اکتوبر کو آ جائیں گے تو آپ کو ہلچل دکھائی دے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سب ناٹا سا کیوں ہے, یہ خاموشی کی فضا کیوں ہے؟ سلما, مجھے ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ لگتا ہے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, وہ 20ویں صدی کی جماعتیں ہیں. وہاں پہ ان کا انٹرنل ڈھانچہ جو ہے وہ بھی 20ویں صدی کا ڈھانچہ ہے, ان کے بیانیے جو ہیں وہ بھی 20ویں صدی کے بیانیے ہیں, ان کا جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ بھی 20ویں صدی کی سیاسی حکمت عملی ہے. اب جیسے ابھی جو سینسس آیا, ڈیجیٹل سینسس خاص طور پہ, اس میں کم از کم 3 کروڑ ووٹر ایسے ہیں جو 18 سے 45 سال کی عمر کے, وہ 21ویں صدی کے ووٹر ہیں, اور ان کا جو سب سے پاورفل ویپن ہے ان کا یہ فون ہے. وہ فون سے ساری پی ٹی آئی کو سوٹ کرتے ہیں ویسے. اس لیے میں نے 2 جماعتوں کا نام لیا, اس لیے میں نے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کہا کہ ان میں اور عوام کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ, منقطع وہ جو کنیکشن ہے جو ٹوٹ جاتا ہے, وہ ٹوٹا ہوا کنیکشن لگتا ہے. 20ویں صدی کی جماعتیں اور 21ویں صدی کے ووٹر, ان میں آپس میں کنیکشن نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی میں یہ کنیکشن جو ہے وہ موجود ہے. وہ 2 جماعتیں یہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ ٹیکنالوجیکل ایک
चेंज आ चुका है, एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ चुका है, और ये मोबाइल फोन जो है ये उसका सबसे पावरफुल वेपन बन चुका है। और वो जो 18 से 45 साल वाले हैं वो इस पे डिपेंडेंट है, और इसके ऊपर फोकस जो है ना PMLN का है और ना पीपल्स पार्टी का है, ना उनके पास किसी किस्म की टीमें हैं। वो बैठे हैं कि हमने मुल्तान से लेके रावलपिंडी के जो हलके हैं 95 के करीब जहाँ से सीटें निकलती हैं, वहाँ पे हमने धड़ाबंदी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना है, वहाँ पे हमने थाना कचहरी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। अब जो 21वीं सदी के वोटर हैं उनकी तवक्कुआत फर्क है अपनी सियासी जमातों से, उनकी उम्मीदें फर्क हैं। बिल्कुल ठीक है। एहतिशाम साहब, एक तो नैब केसेस बहाल हो रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ इलेक्शन अनाउंस हो गया है। ऐसे में कोई भी नहीं मानेगा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। हर पार्टी का कोई ना बंदा नैब केसेस की जद में आ रहा है, कोई ना कोई। थोड़ा सा डिफरेंट मेरा व्यू है डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं। मेरा ख्याल है सलमान 70 के बाद 10 इलेक्शन में ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर किए। मैंने इस तरह की फिजा कभी भी नहीं देखी। उसकी दो वजूहत है, मायूसी, लेकिन मायूसी भी नहीं है। हाँ। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है 3-4 बड़ी पार्टियों का, बल्कि सारी बड़ी पार्टियों को। मैं आपको वजह बता दूं, देखिए एक तो बात है अनवर रज़ा कि जब तक बाकायदा तौर पे इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता ये एक्टिविटी आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, सबसे अहम बात है कि जो बड़ी पार्टी अभी आप देख लें पीपल्स पार्टी, बल्कि यूँ कहना चाहिए सारी बड़ी पार्टियां डिसरे में है, उनको नहीं पता चल रहा क्या करें। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की कि हम इलेक्शन के आने से पहले हम साउदर्न पंजाब में कोई अपनी गेम बना लेंगे, वो नहीं बनी। PMLN का मसला ये है कि वो अपना बयानिया आज भी बना नहीं सके। PTI की लीडरशिप मुश्किलात में घिरी है। फजल रहमान साहब इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। ANP इलेक्शन नहीं चाहती, किस तरह की हो गई। इवन MQ हम देख लें, सारे ग्रुप इकट्ठे होने के बावजूद वहां पे उनको लग रहा है जमीनी हकायक बता रहे हैं कि इलेक्शन जीत नहीं सकते। असल मसला ये है, आप देखें डॉक्टर साहब, जब भी इलेक्शन कभी हुआ है इतने दिन रह जाएं, मैंने देखा है कि वो आमतौर पे पार्टियों के दरमियान कोलिशन पार्टनर इकट्ठे हो जाते हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात हो चुकी होती है, तय हो जाता है कि किसने किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है। सिवाय इसके कि एक बयान आया जो हमने देखा इनका पीपल्स पार्टी का और इनके चौधरी शुजात साहब का, जब वो शहबाज जरदारी साहब मिले इन्हें अपना शुजात साहब से, उन्होंने कहा जी हम तावन करें। बाकी सारी बड़ी पार्टियां जो है ना वो उनको नहीं पता कि इलेक्शन होंगे तो कब होंगे। एक दूसरी बात यह है उनके अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो खत्म, अंदरूनी इख्तिलाफात पे कभी भी फोकस नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक। अब ये बात आ रही है कि जी तीसरी पार्टी भी बन के मैदान में आ रही है, जिसके बारे में मिफ्ता इस्माइल की शायद ये हर पार्टी के अंदर से धड़े तो बिल्कुल निकल रहे हैं, और क्योंकि इलेक्शन करीब है तो भी और पता नहीं कितने लोग आएंगे। निकलने के बावजूद भी सलमा ऐसा नहीं हो सका कि ये तय कर लें कि कौन किसके साथ खड़ा है। बिल्कुल, ये जो आप गहमा गहमी नहीं देख रही, गहमा गहमी नहीं नजर आ रही। जुल्फिकार साहब, प्री पोल रिगिंग की आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। अगर यही फील्डिंग सेट रही, केसेस इसी तरह से चलते रहे और इलेक्शन की तैयारियां भी चलती रही, तो हर पार्टी समझेगी कि उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। और कुछ ना कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं जो दूसरी जमातों के कुछ की पर्सन्स को मोहरा समझती हैं एस्टैब्लिशमेंट का। ये माहौल, ये तासुर कैसे खत्म होगा? सलमा, वक्त की बात है। एक वक्त था कि चेयरमैन PTI फुल ताकत में थे और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपने चंद रुफका के साथ ये प्लान बना रहे थे कि इलेक्शन ईयर के अंदर हमने नून लीग और इनके अलाइज के ऊपर इतने केसेस बना देने हैं कि ये इलेक्शन के दिनों में केस बुक देंगे और हम आराम के साथ क्लीन स्वीप कर जाएंगे, 2/3 मेजोरिटी लेंगे, जीत जाएंगे 2023 में, और उसके बाद हम सिस्टम को तब्दील कर देंगे। ये एक बाकायदा ब्लूप्रिंट था, कागज सामने रख के एक प्लान बना हुआ था कि ये सब करेंगे। लेकिन एक निज़ाम देखें, अल्लाह मियां का भी एक निज़ाम होता है कि उनको कुछ और मंजूर था कि उन्होंने जेल में जाना था, और वो सारा प्लान जो PTI बना के बैठी हुई थी, वो आज सारे PTI के लोग केसेस भुगत रहे हैं और नून लीग को उसी तरह की फजा मिल गई है। नोटिस आ गया वैसे तो नहीं, बहुत सारे लोगों को नोटिस तो आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो PTI के लोग वो केसेस भुगत रहे हैं, जो ये ख्वाहिश थी कि नून लीग के लोग भुगतेंगे। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने बड़ी बुनियादी बात की है। देखें, ये इलेक्शन के डिले की वजह भी वो 3-4 करोड़ यूथ के वोटर्स ही हैं, और वो जो मोबिलाइजेशन है बेसिकली पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास थी, जो पार्लियामानी सिस्टम से नाराज थी, ये सिस्टम वोट नहीं डालती थी, घरों में बैठते थे, इलेक्शन डे को तफरीह के तौर पे मनाते थे, कढ़ाइयां खा के घर में बैठते थे, वोट ही नहीं डालते थे। बिल्कुल चेयरमैन PTI ने उनको मोबिलाइज किया, उनको मेन स्ट्रीम सिस्टम में लेके आए, उस क्लास को
اور پاکستان کے اندر ایک نیا پولیٹیکل کلچر ریوائو ہوا. بالکل آج پھر وہ سارے کے سارے لوگ سسٹم سے الگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کو پاکستان کے اندر وہ اس کنیکشن کو بحال کرنا ہوگا تاکہ عوام کو بھی یہ فیل ہو سکے کہ الیکشن ہونے والے. بالکل ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, مجھے ایک چھوٹی طرح پڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ان کیسز کی جن کا کل ذکر کیا تھا. بہت سے لوگوں کی بینائی چلی گئی لیکن حکومت نے صرف مفت علاج کی سہولت دینے تک اکتفا کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عوامی مسئلے کی بات کریں گے آنکھوں سے متعلق, لیکن اس سے پہلے ایک اور عوامی مسئلہ جو شاید آپ کو سننے کو ملا, اور ڈاکٹر صاحب سنیں پھر بجلی مہنگی ہونے والی ہے. بجلی مہنگی کیوں ہوتی ہے سلمان؟ یہ سوچنے کی. اچھا, پہلی بات اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ معیشت کی جو بلڈنگ ہے, چاہے وہ 10 سٹوری کی ہو یا 110 سٹوریز کی ہو, وہ بنتی آپ کی توانائی کے سیکٹر کے. بنیاد جو ہے وہ بجلی کا شعبہ ہے, اس کے اوپر آپ نے معیشت کی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, اور اگر بجلی کا شعبہ کمزور ہے تو وہ بلڈنگ گر جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, بجلی مہنگی کیوں ہوتی؟ دیکھیے, آپ کو آسان ترین الفاظ میں بتاتا ہوں. سالانہ کوئی 100 ارب یونٹ بنائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر. سارے کے سارے 100 ارب یونٹ حکومت خریدتی ہے 4000 ارب میں. 4000 ارب دے دیتی ہے حکومت, 900 ارب کی اس میں سے چوری ہو جاتی ہے, ٹرانسمیشن لاسز ہو جاتے ہیں. 400 ارب جو ہیں وہ جو بل جاتے ہیں وصولی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. 4000 ارب کا مال جو حکومت نے خریدا وہ 3000 ارب کا بیچ دیتی. بالکل ٹھیک. اب اگر آپ 4000 ارب کا مال خرید رہے ہیں اور اس کو 3000 کا بیچ رہے ہیں تو پھر IMF پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہم ٹیرف بڑھا دیتے ہیں. یقین جانیے IMF حکومت کو نہیں کہتا کہ آپ ٹیرف بڑھائیں. ابھی کچھ دنوں پہلے بیان بھی آیا تھا IMF یہ کہتا ہے کہ یہ جو نقصان ہے اس کو کس طرح پورا کرنا ہے. اچھا, اب ہم 2008 سے یہی طریقہ اپنائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہوگا, وقت کم ہے. احتشام صاحب, ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 50-100 بندوں کی بھیڑ چڑھانے کے بعد اس کو ہوش آتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. کیسے معاملے کا حل نکالیں؟ ابھی تک 77 لوگ افیکٹڈ ہیں. ابھی تک ذمہ داروں کا انور رضا تعین نہیں کیا گیا. یہ کہ جی فلانے کی لائسنس کینسل کر لیں گے, وہ سامان ہم نے اٹھا کے جناب بین کر دیا, وہ دوائیاں ایسی تھیں. تو اس پہ جو ایک فوری ایکشن ہونا چاہیے تھا, پکڑ دکڑ ہونی چاہیے, بندے پکڑے جاتے, کیفرے کردار تک پہنچائے جاتے. ابھی رات لے کے جا کے میں دیکھ رہا ہوں چیف منسٹر صاحب لوگوں کو تھپکی دے رہے ہیں جن کی آنکھیں اللہ معاف کرے پتہ نہیں رہ گئی کہ نہیں رہ. دیکھیں, یہ اس طریقے سے لوگ جس کو کہنا چاہیے نا وہ تسلی میں نہیں آئیں گے, کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی واقعہ ہونا ہے, پھر پرسوں واقعہ ہونا ہے. میرا تو اپنا معذرت کے ساتھ, ہم تو اخبار یوز کہتے ہیں سینک ہو گئے, ہم تو فلپ سائڈ ہی دیکھتے ہیں. مجھے قطعی طور پہ نہیں لگتا کہ کسی کے خلاف ایکشن ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. کاش میں نے دیکھا یہ آنکھیں کسی کی چلی جانا, اس سے بڑا میرا نہیں خیال کہ ظلم ہو سکتا ہے. ذوالفقار صاحب, پنجاب حکومت مفت علاج کی سہولت دے رہی ہے, لیکن اس سے کسی کی بینائی تو واپس نہیں آئے گی. دوائی کو امپورٹ کرنا ہو, بنانا ہو, اس کی منظوری کون دیتا ہے؟ سارے پروٹوکولز کون طے کرتا ہے؟ ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ دیکھیں, محکمہ ہیلتھ پنجاب بھی اس میں ذمہ دار ہے, ڈریپ بھی ذمہ دار ہے, جو ریگولیٹرز تھے سب کے سب ذمہ دار ہیں. لیکن حادثہ چونکہ ہو چکا, اب حادثے کے بعد کے میز لیے جا رہے ہیں. حالانکہ حادثہ روکنے کی بات ہونی چاہیے کہ حادثات ایسے ہوتے کیوں ہیں. اچھا, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے, میں جاتے جاتے ذرا بجلی کے 7 اضلاع کا صرف آپ کو داد و شمار بتانا چاہتا ہوں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے. کتنی چوری ہوتی ہے؟ پشاور میں 2 سال میں 60 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے. مردان کے اندر 2 سال میں 22 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 سال میں 20 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے. بنو میں 2 سال کے دوران 19 ارب روپے کی, ملتان میں 2 سال کے دوران 6 ارب روپے کی, سوات میں 2 سال کے دوران 4 ارب روپے کی, بکر میں 2 سال کے دوران. یہ اعداد و شمار تو ہمیں ذوالفقار صاحب چکرا کے رکھ دیں گے, وقت کم ہے. میں ان کا بھی, انور صاحب کا بھی کامنٹ شامل کر لوں. انور صاحب, جاتے جاتے کلوزنگ ریمارکس, بجلی کی بھی بات ہوگی, انجیکشن کی بھی بات ہوگی. کیا آپ کسی اسپتال پہ اعتبار کر کے جائیں گے کہ آپ کو دوائی ٹھیک دی جا رہی ہے, آپ کے مریض کا علاج؟ نہیں, آپ کسی سرکاری کسی پرائیویٹ ہاسپٹل پہ اعتبار نہیں کر سکتی. اور آپ کو پتہ ہے میڈیسن جعلی ہمارے ہاں بکتی ہیں, فروخت ہوتی ہیں, اور ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. دیکھیے, میں بات کرنا چاہوں گا آنکھوں کی بینائی کی. کیا آپ کے مفت علاج سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی؟ نہیں. ہم حادثے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو پھر بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہم اپنا زور آزمائی کرتے ہیں. اس ملک کا المیہ ہے, خدارہ یہ حکمرانوں نے طے کرنا ہے کہ ہمیں قانون پر عمل درآمد کروانا ہے. بجلی بچانے کی کوشش آپ کی جعلی دوائیاں بکتی ہوں, آپ جب قانون پر عمل درآمد کریں گے تو ایسے مافیاز کو آپ کنٹرول کر سکیں گے, ادروائز اس ملک کا کچھ نہیں ہوگا. مافیاز کا خاتمہ بہت ضروری ہے, اور وہ لوگ جو ایسے دھندے میں انوالو ہیں ان کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.